अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, ख़ास तौर पर बात करेंगे 2-3 इश्यूज़ हैं और कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उनको इकट्ठा मिलाकर बात करेंगे। और हमारा जो मेन मुद्दा होगा वो ये है कि मुसलमान, ख़ास तौर पर अरब और फ़लस्तीनी, क्या एक रीज़न है कि 70 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है और फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ नहीं मिले। तमाम मुस्लिम ममालिक, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का स्टांस जो पहले दिन था वो उसी तरह का है। पाकिस्तान अपने स्टांस पर कायम है। इसके अलावा तुर्की का स्टांस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है इन पास्ट ईयर में। और इसके अलावा जो अरब थे उन्होंने अगरचे एक गद्दारी की, लेकिन यह है कि उसका खमियाजा जो है आज उनको भुगतना पड़ रहा है। तो उसका भी मैं जिक्र करता जाऊंगा कि यूएई की जानिब से, जो कि ऐसे कह लें कि फ्रंट सोल्जर था, फ्रंट मैन था इस तमाम तर जो अरब और इसराइल की जो पीस डील साइन की जा रही थी, पहला मुल्क था, तो उसको अब क्या क्या नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं, किन किन धचकों का उसको सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा बात करेंगे कि जो फ़लस्तीन के अंदर जो जमातें हैं, फ़लस्तीनी अथॉरिटी और उसके अंदर जो जमातें हैं, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, उनकी जानिब से कायरा में, मिस्र में एक जो है एग्रीमेंट किया गया है मंगल के दिन। और उस एग्रीमेंट की थोड़ी सी जो तफसीलात है उसके बारे में आपको बताऊंगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि बज़ाते खुद जो फ़लस्तीनी हैं, या ऐसे कहें कि फ़लस्तीनी पॉलिटिशियन हैं, फ़लस्तीनी जो लीडर हैं, वो कितना सीरियस हैं इस ऑक्यूपेशन के मामले को लेकर। और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा थ्रेट, कितना बड़ा ख़तरा जो है वो फ़लस्तीनियों के लिए कुछ ही महीनों के बाद उनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। और इसके ऊपर अरबों की जानिब से जो एक बड़ी सपोर्ट थी वो तो पीछे हट चुके, लेकिन अभी ना इसके ऊपर पाकिस्तान गौर कर रहा है और ना ही इसके ऊपर तुर्की ने उस तरह से कोई बयान दिए हैं। लेकिन ये थ्रेट जो है ये नेतन्याहू से बहुत बड़ा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो एग्रीमेंट किया है कायरा के अंदर, उसकी जुजियात क्या है। उसमें जो एग्रीमेंट किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो वेस्ट बैंक का इलाका है, गज़ा पट्टी का इलाका है, और ईस्ट यरूशलेम का जो इलाका है, जहाँ पर जो पहले जॉर्डन के पास हुआ करता था और अब उसके ऊपर इजरायली काबिज़ है, तो ये तमाम, क्योंकि 1 महीने के बाद वहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इसके अंदर वो चाह रहे हैं कि हम तमाम लोग जो हैं वो मिलकर डिसाइड करें कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, किन किन इलाकों में हम इंगेजमेंट करेंगे, किन किन इलाकों में हम इलेक्शन कैंपेन करेंगे और एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे। हम जो है एक इत्तिहाद के साथ जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इस तमाम जो इलेक्शन प्रोसेस है उसका हिस्सा बनेंगे। ठीक है, वेल एंड गुड, ये बातचीत कर ली गई, मुआहदा हो गया। लेकिन जो अहम मेन पॉइंट है, अब देखें कि वहां पर फ़लस्तीनियों के पास इतने इख्तियारात नहीं। कहीं भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं, इसराइल का जब दिल करता है वो वहां पर अटैक कर देता है। तो अब यहाँ पर जो तमाम तर मुआहदा किया गया, इसमें जो ऑक्यूपेशन है वेस्ट बैंक का इलाका है, उसके अलावा गज़ा पट्टी का इलाका है, गोलन हाइट्स का इलाका है, उसके ऊपर जिक्र तक नहीं किया गया। तो इससे जो तरजीहात हैं इन ग्रुपों की वो वाजे होती हैं, पता लगता है कि ये किस हद तक सीरियस है इन तमाम तर मामलात को लेकर। तो एक तरफ तो ये इनका जो फ़लस्तीनियों का बजाते खुद, मैं फ़लस्तीनी जो लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो बेचारे तो सफ़र कर रहे हैं, वो तो ऐसे कह लें कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद वो जब यूनाइट होने की कोशिश करते हैं तो ये पॉलिटिकल डिवाइड जो है उनको इकट्ठा नहीं होने देता। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उन लीडर्स की बात कर रहा हूँ, सो कॉल्ड लीडर्स, जो कि वहाँ पर अभी तक एक यूनिटी जो है वो अपने अंदर कायम नहीं कर सके। तो अपने जो फॉलोअर्स हैं, वहाँ पर जो आम लोग हैं, उनके अंदर यूनिटी किस तरह कायम करेंगे। दूसरा यह है कि जो यूएई की जानिब से, यहाँ पर मैं जिक्र करता चलूँ कि यूएई की जानिब से जो इन्वेस्टमेंट की जा रही थी, आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ ये कहते हैं कि फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक दिलाएंगे, तो दूसरी तरफ ये वहाँ पर भारी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अब वहाँ पर एक बहुत बदनामे ज़माना इसराइल का फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है बेतार यरूशलेम फुटबॉल क्लब। अब उसमें $92 मिलियन की ये जो है, ये जनाब जो यूएई के रूलिंग एलीट कह लें या रूलिंग जो ख़ानदान है, उसके जो ये बंदे हैं, ये इन्होंने $92 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे। और इसके अलावा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि वेस्ट बैंक का जो इलाका है, जहां पर इलीगली ऑक्युपाइड इलाका है, वहां पर कितने बड़े लेवल के ऊपर यूएई के इन्वेस्टर जो हैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो मतलब यह है कि जब भी वहां पर फ़लस्तीनी अपने इलाकों को छुड़वाने के लिए कोई कदम उठाएंगे तो इल्ज़ाम ये आयद होगा कि लोग देखो जी, अरबों के ऊपर हमला किया है और इससे इसराइल जो है वो फ़ायदा उठाएगा। अब यह है कि ये हैं शेख हमद बिन खलीफा अन नहान, इनकी जानिब से ये एक एग्रीमेंट किया गया और ये चाहते थे कि इस क्लब के अंदर उनके शेयर होल्डर हों और इनका वहाँ पर हिस्सा हो। लेकिन
वहाँ पर उनके जो इजराइल की अथॉरिटी है उसने इनके एसेट जो है वो फ्रीज़ कर दिए हैं, जितनी भी डेवलपमेंट थी उसको फ्रीज़ कर दिया है और कहा है कि भाई आपका हिस्सा नहीं। मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, लेकिन बहरहाल ये ऑन गोइंग जो डेवलपमेंट है इसराइल, अमेरिका और अरब ममालिक को लेकर, ये उसी का एक हिस्सा है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, उस थ्रेट की तरफ जो कि सबसे बड़ा थ्रेट है और उसके ऊपर अभी कोई बात नहीं कर रहा, और वो ये है कि जिस तरह फ़लस्तीन के अंदर इस नेक्स्ट महीने जो है नेक्स्ट मंथ इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसी तरह इजराइल के अंदर भी इलेक्शंस का सिलसिला जारी है। अब नेतन्याहू जो है वो ऐसे कह लें कि सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट पर हैं, नेतन्याहू के जीतने के आसार बहुत कम हैं। अब लगता यह है कि नेतन्याहू जो कुछ कर चुके हैं, जो अरबों के साथ उन्होंने किया और ऐसे कह लें कि फ़लस्तीनियों के साथ जो किया, जितना ट्रंप के साथ मिलकर उन्होंने नुकसान पहुंचाया, तो इससे ज़्यादा क्या कोई नुकसान पहुंचा सकता है? तो इस सवाल का जवाब ये है कि यस, जो आने वाला प्राइम मिनिस्टर है इजराइल का, वो इससे ज़्यादा और बड़ा ख़तरा है फ़लस्तीनियों के लिए और ख़ास तौर पर अरबों के लिए। अरबों को अभी वक्ती फ़ायदा नज़र आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इनके लिए कितना बड़ा थ्रेट ये बंदा पोज कर सकता है, ये अभी उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। अब इस बंदे का नाम है जी गिडियन सार। गिडियन सार ये बंदा है और ऐसे कह लें कि टिकवा हदाशा, ये उनका अपनी जो लैंग्वेज का एक वर्ड है और इसका मतलब है न्यू होप। ये न्यू होप नामी पार्टी को ये लीड करते हैं और ये साबिका ऐसे कह लें कि नेतन्याहू के बहुत करीबी साथी थे और वहाँ पर उनके अहम वज़ीरों में शुमार होता था। लेकिन फिर कुछ अर्सा गुजरा, उसके बाद इन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई और ये इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट जो है नेतन्याहू को पोज कर रहे हैं। अब एक तरफ उनकी अपोजिशन जो है लिकुड जो है इस वक्त रूलिंग पार्टी है, उसके अपोजिशन जो है वो भी इनके साथ, सार के साथ, क्योंकि जो वहाँ क्नेसेट, जिस तरह हमारे इधर पार्लियामेंट नाम दिया जाता है, तो वहाँ पर जो उनकी पार्लियामेंट है उनको क्नेसेट कहा जाता है। क्नेसेट के अंदर ये मेंबर भी साबिका रह चुके हैं और इसके अलावा जो अपोजिशन है वो जितने आज तक वहाँ पर कह लें कि सिंगल मेजॉरिटी के साथ कभी भी वहाँ पर हुकूमत नहीं बनी, तो अलायंस बनाने पड़ते हैं। सबसे बड़ा ये हुआ कि इन्हीं के जो वहाँ पर अपोजिशन पार्टी है उनके साथ नेतन्याहू ने धोखा किया। फैसला ये हुआ था कि जब ये हुकूमत बनी उनकी पिछली, तो उसमें उन्होंने ये किया कि 2.5 साल आप कर लें, 2.5 साल हम कर लेंगे और उसके बाद मतलब कि इस तरह आगे जो है प्रोसेस जो उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन जब अपने ही 2.5 साल गुजार दिए नेतन्याहू ने, तो उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ दिया, जिसके ऊपर वहाँ पर अदालत में भी उनको केसेस का सामना करना पड़ रहा है। तो अब सूरत हाल ये है कि जो अपोजिशन जमात है वो भी ये गिडियन राज के साथ है, गिडियन सार के साथ है और उनके अगर ये मिल जाते हैं तो ये अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। दूसरा, नेतन्याहू के ऊपर करप्शन के केसेस भी हैं, वो डिच करने वाला मामला जो है अपोजिशन को वो भी है और इसके अलावा और भी बहुत सारे मामला हैं जिसके ऊपर उनको सामना है। तो और तवक्को ये की जा रही है और कह लें कि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि गिडियन सार जो हैं वो अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे और कुछ ही महीनों की बात है। अब बात कर लेते हैं कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर ये बंदा हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो फ़र्क ये पड़ता है कि ये बंदा, इसका हालिया एक बयान है, उसने कहा है कि जो एनेक्सेशन है वेस्ट बैंक की, उसके ऊपर जो भी इसने काम किया है नेतन्याहू ने, उसको मैं छेड़ूंगा नहीं। और जो एक कह लें प्लान है नई बस्तियां बनाने का, जो नई एनेक्सेशन का, जो वहाँ पर गैर कानूनी कब्जा करना है, उसका जो प्लान है उसको मैं होल्ड पर रख दूंगा। मतलब कि उसके ऊपर मैं पेशरफ्त कुछ महीनों के लिए या सालों के लिए नहीं करूंगा, लेकिन मैं बहरहाल उसके ऊपर अमल करूंगा। और ये बंदा इसके ऊपर अमल दरामद क्यों करेगा? क्योंकि जब सो कॉल्ड डील ऑफ द सेंचुरी की गई ट्रंप की जानिब से और साथ में जो है नेतन्याहू ने मिलकर, उसमें उन्होंने जो बड़ी चीज़ की वो ये थी कि साथ में जो फ़लस्तीनी स्टेट थी उसको भी एक्नॉलेज किया। इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है नेतन्याहू को। और ये वो बंदा है जो गिडियन सार है, ये वो बंदा है जिसने इजराइल का ग्रेटर प्लान जो है, जिसमें इराक के इलाके आते हैं, जॉर्डन का इलाका आता है, इजिप्ट का इलाका आता है, इसके अलावा लेबनान का इलाका आता है और इवन के इराक का आधा हिस्सा जो है उसमें शामिल है और सऊदी अरब के बहुत सारे इलाके हैं जो कि इसका हिस्सा हैं, जिसको एक ग्रेटर प्लान ऑफ इजराइल कहा जाता है। तो ये बंदा ग्रेटर प्लान ऑफ इजराइल का बहुत बड़ा सपोर्टर है और ये उसी प्लान के तहत ऐसे कह लें कि सबसे ज़्यादा तासुब पसंद यहूदियों में से ये गिना जाता है और ये इसी प्लान को आगे लेकर चलेगा। तो जो एक कह लें कि कह रहे थे कि नेतन्याहू सबसे बड़ा ख़तरा था, अगर वो चला जाता है तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, तो ऐसा नहीं, ये बंदा आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा नुकसान
देगा और ये उसी टाइप का नुकसान देगा जिस तरह का कश्मीरियों को नुकसान हो रहा है मोदी की वजह से, और उसी पैटर्न के तहत यह है कि उसी माइंड सेट का ये बंदा है और ये आगे जाकर बहुत ज़्यादा नुकसान भी करेगा। और ये वो सिचुएशन होगी पहले तो जिसमें अरब जो हैं फ़लस्तीनियों के साथ खड़े नज़र आते थे, लेकिन इस वक्त अगर फ़लस्तीनियों के साथ दो ममालिक खड़े हैं और उन दो ममालिक में पहले नंबर पर तुर्की और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, तो इस वक्त सबसे बड़ी सपोर्ट यही दो ममालिक हैं फ़लस्तीनियों के, क्योंकि अरबों ने तो धोखा दे दिया और जब ये गिडियन सार आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फ़लस्तीनियों के लिए। और जबकि फ़लस्तीनियों की जानिब से जो लीडर है वहाँ के, वो खुद ही इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे कि वहाँ पर जो ऑक्यूपेशन है ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और ये अभी जो एग्रीमेंट किया गया इसमें अब ये छोटी नहीं, क्योंकि ऑक्युपाइड फोर्सेज जो हैं वो इजराइल है। आप चाहे 100 एग्रीमेंट करें, लेकिन जब उनका दिल किया वो इलेक्शन के दरमियान रखना डाल देंगे, कोई हमला कर देंगे, तो आपका इत्तेहाद तो एक साइड पे हो गया। तो ये वो चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स है जिसमें एक तरफ तो मुसलमानों का आपस में इत्तेहाद नहीं, फ़लस्तीनियों का आपस में इत्तेहाद नहीं, और दूसरी तरफ अरबों ने धोखा दिया। तो ऐसे में अगर लास्ट होप के तौर पर कोई दो ममालिक नज़र आते हैं वो है तुर्की और साथ में पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा मदद या ऐसे कह लें कि एक्सपेक्टेशन जो है वो तुर्की से हैं। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या पेशरफ्त होती है, और अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है, और ये इंतहाई अहम 2 से 3 महीने हैं जिसमें फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान के अंदर जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट्स आती हैं, जिसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।